This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा गुरुवासरः अधिक अश्विन शुद्ध द्वादशी दिनांक 28 सितंबर 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 शंखं चक्रं जलौघान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्यसः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तम् अजगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अहिंवेशं नमाम्यहम्। षण्णां रसानां विज्ञानं उपदेक्षां यतः परं स्नेहन प्रीणनाह्लाद मार्दवैरुपलभ्यते मुखस्थो मधुः चास्यं व्याप्नुवन् लिम्पतीव च। तर्हि इदानीम् अस्य अग्रतः षण्णां रसानां विज्ञानम् उपदेक्षामि अतः परं स्नेहन प्रीणन आह्लाद मार्दवैः मुखस्थः मधुरः रसः उपलभ्यते यः व्याप्नुवत् लिम्पतीव च। तर्हि मुखस्थः मधुरः रसः कैः उपलभ्यते कैः ज्ञायते इति चेत् तर्हि स्नेहन प्रीणन आह्लाद मार्दवैः उपलभ्यते। एवं सः मुखं व्याप्नोति लिम्पति इव मुखम् अभ्यन्तरतः इत्येतदपि बोद्धव्यम्। तो स्नेहन प्रीणन आह्लाद और मार्दव ये चार कर्म है जिनके द्वारा मुखस्थ मधुर रस का प्रत्यय आ जाता है, वो पूरे मुख को अंदर से व्याप्त करता है और जैसे कि एक लेप जैसा बनाता है अंदर से, इस प्रकार से। तो माधुर्यनास्य करपातदाह, ये जो प्रमेय के लक्षण इसमें बताए गए, इसमें एक मधुरता ये एक लक्षण बताया गया है मुख का। और दंतादीनां बलाढ्यत्वम ये भी एक लक्षण उसमें बताया गया है। तो ये मधुर रस अगर शरीर में ज्यादा निर्माण इस प्रकार का हो रहा हो या उसका सेवन किया जा रहा हो तो ये लक्षण दिखाई देते हैं। दन्तहर्षान् मुखात् स्रावात् स्वेदनान् मुखबोधनात् सुधाहात् चास्य कंठस्य प्राश्यैव अम्लं रसं वदेत्। तो खाने के बाद तुरंत ही अगर प्राश्यैव दंतहर्ष हो जाए, ये सेंसिटिविटी इसमें आ जाए, मुखास्राव मुख से स्राव होना, स्वेदना मुखबोधना स्वेदन हो जाए और बोधन इस प्रकार का हो जाए, तो ये रस की अभिव्यक्ति उससे ज्यादा इस प्रकार की होगी, उसका ज्ञान जैसे इंद्रिय से जो है वो अच्छा होता होगा। विदाह चास्य कंठस्य, और मुख और कंठ इसमें विदाह, तो ये अगर लक्षण होते हैं, ये अगर कार्य होते हैं तो अम्लम रसम बदे, तो वो अम्ल रस है, ये समझ लेना चाहिए इस प्रकार से। तो दंतहर्ष ये तो काफी कॉमन है। अम्ल आस्य कंठ विदाह
ये भी काफी कॉमन है। स्वेदन मैंने पहली बार देखा है इस प्रकार से। कुछ लोगों को तीखा खाना खाते ही स्वेद आना शुरू हो जाता है। काफी कॉमन इस प्रकार का है। तो उसमें अम्ल रस का भी शायद कुछ रहेगा, वो कटु और तीक्ष्ण इस प्रकार के रसों से और गुणों से ये होता है, ये तो सही है। प्रलीयन क्लेद विष्यन्द मार्दवं कुरुते मुखे स शीघ्रं लवणोन्नेयः संविदाहान मुखस्य च। तो क्लेद विष्यन्द मार्दव, इसमें ये लीन होकर उनका लय करके जो करता है उसको शीघ्र करता है, उसको लवण मानना चाहिए। और मुख में विदाह भी ये निर्माण इस प्रकार का करता है। तो जैसे ही ये पिघल जाता है मुख में लवण रस, तो क्लेद विष्कंद मार्दव इस प्रकार का निर्माण करता है। और विदाहन मुख से, और मुख में विदाह इस प्रकार का भी निर्माण करता है। संवेशयेद्यो रसानां निपाते तुदति वच विदहन मुख नासाक्षी संस्रावी सकटुस्मिता। तो जिह्वा पर पड़ने के तुरंत बाद जो संवेश जो एक प्रकार की पीड़ा प्रकार की निर्माण करता है, झिंझनाहट हो इस प्रकार की, तुदती वच, और तोद जैसा लक्षण निर्माण करता है। विदान मुखनाकार मुखनाक्षी, मुखनासा और अक्षी इसमें विदाह इस प्रकार का निर्माण करता है। संस्रावी सकटुस्मृता, और स्राव निर्माण करने वाला ये कटु रस है। तो उनके कार्यों के द्वारा इस रस की पहचान किस प्रकार की है, ये बताने का इसमें प्रयास इस प्रकार का है। क्लेद विषंद मार्दव स्नेह कर्म। ये तीनों स्नेही की कर्म है। और विषंद का अर्थ है पार्जर इस प्रकार का ना, स्राव होना। क्लेद निर्माण होगा तो ये स्राव निर्माण होगा। और मार्दव एक उसका भी कर्म है कि मृदुता निर्माण करना। तो मेरे ख्याल में क्लेद निर्माण होना ये एक अहम चीज है, और फिर उसका स्राव होना और उसके मृदुता प्राप्त होना ये शायद होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्लेद एक शारीरिक भाव भी है, और वैसे क्लेद निर्माण भी होता है। तो इसमें फर्क तो है, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्लेद एक भाव है और विषंद एक कर्म है। तो एक द्रव्य है, एक कर्म है इस प्रकार से। और मार्दव भी कर्म है, मृदुता लाना इस प्रकार से। तो ये अलग अलग इस प्रकार के रहेंगे। सुमुखना साक्षी संस्रावी सकट स्मृता प्रतिहंति निपाते यो रसनम स्वदते नक्ष सतिक्तो मुख वैषद्य शोष प्रह्लाद कारक। जिसको खाने के बाद तुरंत रसना का हनन हो जाता है, स्वदते नक्ष, और उसकी टेस्ट अच्छी नहीं लगती है, सतिक्तो वो तिक्त रस है, मुख वैषद्य शोष प्रह्लाद कारक। मुख में वैषद्य निर्माण करना, विषदता निर्माण करना, शोष निर्माण करना, और प्रह्लाद देने वाला। तो तिक्त स्वयं अरोचिष्णु अरुचिम हंति, ये जो वाग्भट ने बताया है कि खुद अरुचि है लेकिन अरुचिष्णु है, लेकिन अरुचि का नाश करता है। उसी प्रकार से ये स्वदते नच ये भाता नहीं है, फिर भी मुख का वैषद्य प्रह्लाद निर्माण करता है, ऐसा बताया है।
वैशद्य स्तंभ जाड्येर्यो रसनम योजयेत् रसा बध्नातीव च यः कंठम कषायस्य विकास्यति। तो वैशद्य स्तंभ और जाड्य, वैशद्य भी एक है और स्तंभ भी है। इससे रसना का, जिह्वा का जो जोड़ देता है। बध्नाति वच एक कंठम, और कंठ में बांध जैसा निर्माण करता है। स कषायः विकासी, और वो विकासी भी है इस प्रकार से। ये थोड़ा अजीब है, स्तंभ जाड्य निर्माण करने वाला और फिर भी विकासी, इस प्रकार से ये थोड़ा सा। विकासी इति हृदय विकसनशीलः उत्तम ही सुश्रुते हृदयं पीडयति। तो विकासी विकसन धातुन प्रतिबंधान विमुंचति, तो ये धातुओं का नाश करने वाला इस प्रकार का है। विकासी का मतलब स्फुटन करने वाला, विस्तार विस्तार करने वाला, ये भी हो सकता है। प्रमेह में धातु शैथिल्य और पाक को कैसे समझे, वो मार्दवता समझे। मार्दवता आजब चीज है, कठिनता से विपरीत है। कि घनत्व है कुछ और उसमें हम पानी डालेंगे और वो थोड़ा शिथिल हो जाएगा, मृदु हो जाएगा इस प्रकार। तो मार्दवता से शिथिलता आ सकती है, ये एक थोड़ी सी चीज रहेगी। पाक अलग ही चीज है, वो उष्णता से या तीक्ष्णता से होता है। तो ये अलग अलग चीजें इस प्रकार की रहेगी। एवमुक्तवन्तं भगवन्तं आत्रेयम् अग्निवेश उवाच भगवन् श्रुतम् एतद् यथा वितथम् अर्थसम्पत्तियुक्तं भगवतो यथावत् द्रव्यगुणकर्माधिकारे वचः, परन्तु आहार विकाराणां वैरोधिकानां लक्षणम् अनतिसंक्षेपेण उपदिश्यमानं शुश्रूषामि। तो ये एक थोड़ा अजीब तरीका है कि दूसरे विषय की जब शुरुआत करते हैं तो उसका पहले से संबंध है नहीं है, ये बात समझ लेना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। अभी रस वीर्य विपाक प्रभाव, इसके बारे में जो भी कुछ सुना था वो सुन लिया। श्रुतम एतत् अवितथम, जो व्यर्थ नहीं है, अर्थ संपद युक्त और अर्थ संपद से युक्त है। यथावत द्रव्य गुण कर्माधिकारे वचन, तो द्रव्य गुण कर्म इसके अधिकार में जो कुछ भी आपको बोलना चाहिए, आप बोलना चाहते थे, आपने जो कुछ बोला है वो हमने सुन लिया, समझ लिया। परंतु आहार विकार जो है वैरोधिकाना, जो वैरोधिक इस प्रकार के हैं, लक्षणम अनित्य संक्षेपेण उपदिश्यमान, तो उसका लक्षण अति संक्षेप न हो इस प्रकार का हमें उपदेश करिए इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा अग्निवेश और आत्रेय के संबंध में रहेगा। अग्निवेश किसी प्रकार की शंका पूछ सकता है, किसी भी समय पूछ सकता है और आत्रेय उसको जवाब भी देते हैं। और उससे भी अहम बात है कि अग्निवेश ने जैसे के तैसे वो ग्रंथ में लिख दिया, उसको जब चाहे उन्होंने ज्ञान दे दिया, लेकिन उन्होंने संहिता का चयन करते हुए भी उसी प्रकरण में वो डाल दिया, ये भी एक अलग चीज इस प्रकार की। तो द्रव्य गुण कर्म से इसका संबंध क्या है, ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तम उवाच भगवान आत्रेय, देहधातु प्रत्यनीक भूतानि द्रव्याणि देहधातुभिः विरोधमापद्यन्ते परस्पर गुण विरुद्धानि कानिचित् संयोगात् कानिचित् संस्कारात् अपराणि देशकाल मात्रादिभिश्च अपराणि तथा स्वभावात् अपराणि। तो देहधातु प्रत्यनीक भूतानि द्रव्याणि, देह धातुओं के प्रत्यनीक, उनके विरोध में जो द्रव्य है वो देह धातु भी विरोध में आपद्यन्ते, उनका देह धातुओं से विरोध हो जाता है। तो इसमें धातु शब्द से दोष धातु मतलब तीनों ले सकते हैं। प्रामुख्य में दोष तो ले लेंगे, लेकिन
धातु भी उसमें, रसादी धातु भी उसमें शामिल इस प्रकार के हो जाएंगे। तो ये शरीर के खिलाफ होने वाले क्यों हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इस प्रकार की देह धातु रत्यनीकभूत जो द्रव्य है वो देह धातुओं से विरोध निर्माण करते हैं। अभी अभी मेरे मन में ख्याल आया कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात बढ़ रही है, तो इसमें भी देह धातुओं के विरोध में कुछ भाव शरीर में ही निर्माण हो रहे हैं। यहाँ ज्यादा जो विचार है वो बाहर से आए हुए आहार्य पदार्थ वगैरह इस प्रकार के हैं, और उनका किस तरीके से देह धातुओं से विरोध हो जाता है इसके बारे में काफी जिक्र किया गया है। लेकिन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में शरीर की ही प्रतिकार क्षमता, प्रतिकार यंत्रणा अपने ही सेल्स पर अटैक करती रहती है, ऐसा बताया जाता है। जैसे कि जुवेनाइल डायबिटीज में वो कहते हैं कि अपनी ही इम्यूनिटी अपने पैनक्रियास के जो आइलेट्स ऑफ हैंगरलैंड्स है उनके ऊपर काम, उनका विरोध करने लगती है, उनको नष्ट कर देती है। और फिर एक बार ये नष्ट हो जाने से इंसुलिन होता ही नहीं निर्माण, और इंसुलिन नहीं होता है तो आपको जन्म भर इंसुलिन पे रहना पड़ता है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में करीबन 30-35 बरस पहले एक आर्टिकल आया था कि उन्होंने पाया था कि इंसुलिन का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता, ऐसा एलोपैथी मानकर चलती है आज भी। लेकिन कुछ वनस्पति द्रव्यों से या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फिर से जागरूक हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने अफ्रीका में देखा था। तो हमारी भी एक रसायन चिकित्सा है और उसके मुताबिक ये पॉसिबल होगा ऐसा थोड़ा सा लगता है। लेकिन जब तक जुवेनाइल डायबिटीज में ज्यादा काम नहीं करेंगे और बहुत सारे मरीजों को ट्रीट नहीं करेंगे तो इसके बारे में बताना मुश्किल है। तो ये तरीके की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, खास करके हेपेटाइटिस इस प्रकार से होता है, या फिर एसएलई इस प्रकार से होता है, सोरियासिस इस प्रकार से होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इस प्रकार से होता है वगैरह। बहुत सारे बीमारियां ऐसी है जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कही जाती है, और शरीर में ही इस प्रकार का कुछ निर्माण होता है जो धातुओं के विरोधी इस प्रकार का काम करता है। तो मुझे अभी ऐसा लगा कि शायद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में हम विरुद्धाशन वाले विकारों के लिए जो प्रयोग करने हैं, विरुद्धाशनजान रोगान प्रतिहंति विरेचनम वमनम शमनम चैव, इस प्रकार का जो बताया विरेक है, रक्तमोक्षण, तो थोड़ा पंचकर्म से कुछ हिस्सा है, और विरेचन खास करके उसमें बताया गया है। तो शायद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में अब तक उसमें ये रहेगा जरूर कि किस कैसी अवस्था है, रुग्ण शोधनार्ह है या नहीं है वगैरह वगैरह, ये सब देखना पड़ेगा। विद्याधर गिरी के लेक्चर में डायबिटीज में लीवर रिस्पॉन्सिबल है ऐसा सुना। वैसे क्या है, लीवर कहना है या वचन कहना है? मेरा एक अहम मुद्दा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से सभी सिस्टम्स का रिलेशन है। एलोपैथी में जो बात बिल्कुल समझ में नहीं ली है कि सभी सिस्टम्स का अलग अलग विचार है, और एक का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारे हिसाब में सबसे अहम है अग्नि और पाचन क्रिया। तो अन्नवः स्रोतस्, उदकवः स्रोतस्, पुरीशवः स्रोतस्, मूत्रवः स्रोतस्, ये जो चार प्रधान है इसमें, इनका सभी बाकी स्रोतस् से या बाकी धातु वगैरह से संबंध है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो,
कार्डियोवैस्कुलर हो या ब्रीदिंग इस प्रकार की सिस्टम हो, कोई भी, या किडनी की सिस्टम हो, मूत्र निर्माण की इस प्रकार की सिस्टम हो, तो इन सभी की सिस्टम्स का हमारे हिसाब में पचन से संबंध है। तो उसके बारे में मैं एक्चुअली जिक्र करना चाहता हूँ कि शायद उसके बारे में कुछ किताब लिखे या ऑडियो पहले रिकॉर्ड करें और फिर उसके आधार पर कुछ किताब लिखने की कोशिश करें। हाँ, व्यायामाला तो शेवटी बल वाढवणं असं। तो विरुद्धम वितथम भवेत, ये जो बताया गया है, व्यायामं स्निग्ध दीप्ताग्नि वयस्क बलशालिना विरोध्यपेन पीड़ाये सात्म्य मल्पंच भोजनम, ये जो श्लोक आता है, तो व्यायाम विरुद्धासन को दूर कर सकता है या उसके परिणामों को दूर कर सकता है। तो थोड़ा प्रतिकार क्षमता बढ़ना इस प्रकार से, मैंने एक अजीब सुना था, मैंने वो जो केस बताई थी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, कि विलियम जॉनसन सिंड्रोम इस प्रकार का हुआ था। 2 महीने तक तेज बुखार था, कुछ पता नहीं चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और फिर पूरे बदन में ग्लिस्टर्स उत्पन्न हुए और काफी बड़े बड़े इस प्रकार के थे। फिर उसका निदान विलियम जॉनसन सिंड्रोम, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया। तो फिर उन्होंने स्टेरॉइड्स शुरू कर दी, फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ और मरीज मरने वाली थी, करीबन 42 या 45 साल की उम्र थी। तो उनके रिश्ते में एक केतकर वैद्य डोंबिवली के थे, तो उन्होंने उनको बुला लिया और केस यहाँ के ये में एडमिट थी। तो उन्होंने देखा और फिर कहा कि मैं बम्बई से ये केस हैंडल नहीं कर सकता, आप पुणे में गाडगिल को दिखाए। तो मेरे पास आ गए। तो मैंने उनका निदान पित्तज विसर्प इस प्रकार से किया और पटोलाजी काढ़े का प्रयोग किया था, और उसके साथ में मुझे पक्का याद नहीं, रक्तपात स्वर्ण सूचीकर वगैरह ऐसे दिए थे। तो उसने रिस्पॉन्स किया, हाँ, बुखार कम होने लगा। फिर स्टेरॉइड्स को हमने टेपर ऑफ किया और ब्लिस्टर्स भी पूरे चले गए, लेकिन उसमें 2-3 महीने लगे, लेकिन मरीज बच गई और पूरी तरीके से सुधर गई इस प्रकार। तो जब मैंने उनसे कहा था, पूछा था कि डॉक्टर की राय क्या है, तो उन्होंने कहा इनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और ये ज्यादा बढ़ जाने के कारण प्रॉब्लम हो गया। तो ये अजब तरीका है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को इस प्रकार से एक्सप्लेन करना एलोपैथी के डॉक्टर के द्वारा। अभी इसीलिए वो मुझे याद आया कि नहीं नहीं, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गया। ये इम्यूनिटी बढ़ने का सवाल नहीं है, तुम्हारी इम्यूनिटी तुम्हारे ही शरीर के खिलाफ काम कर रही है, ये सबसे अहम इस प्रकार का है। तो इसमें वो इस प्रकार के खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं, ये सोचना और वो मूल रूप से दूर करना, ये एक्चुअली अहम काम इस प्रकार का रहे। तो इसमें ऐसा होता है, इनका एलोपैथी का जो कहना है, खास करके वैक्सीनेशन के बारे में जो थ्योरी अभी बताई जाती है कि वैक्सीन लेते हैं तो अधे मरे इस प्रकार के जंतु हम शरीर में भीतर ले लेते हैं और उनमें ताकत कम होती है, इसलिए हमारी प्रतिकार क्षमता उनके ऊपर विजय पा लेती है। और अगर असली हमला बाद में हुआ तो शरीर आदी रहता है, शरीर को मालूम होता है कि इस प्रकार के अगर जीवाणु आते हैं तो उनका हमला किस प्रकार से करना है। तो उसके बारे में हमें इम्यूनिटी प्राप्त हो जाती है और उनके ऊपर हम विजय पा पाते हैं। अभी कोविड-19 के बारे में भी यही सिलसिला चल रहा है, उसका वैक्सीन अगर मिल गया तो ये वैक्सीन लो पोटेंसी वाला इस प्रकार का होगा, कोरोना वायरस ही होगा, कोविड-19 ही होगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो उससे लड़कर हमारे शरीर में प्रतिकार क्षमता निर्माण हो जाएगी और अगर असली हमला होता है तो उसको हम विरोध कर सकेंगे। ये थ्योरी है उनकी इस प्रकार से।
लेकिन इसमें ये बात है कि हमारी प्रतिकार क्षमता इतनी कम है कि वो कम स्ट्रेंथ वाले वायरस भी हमारे ऊपर हमला कर सके और हमें बीमारी निर्माण कर सके, ये भी पॉसिबल है। और दूसरी चीज है कि हमारे शरीर में इम्यून सेल्स हो गए, निर्माण हो गए, ये हमने कृत्रिम रीत्या तैयार किए हैं। अगर सचमुच इन्फेक्शन हो गया हमारे शरीर में नैसर्गिक इम्यूनिटी के अनुसार उनको निर्माण किया तो एक अलग चीज, लेकिन इस प्रकार से होने के कारण जो इस प्रकार के सेल्स बनते हैं उसके प्रतिकार में, उनको काम क्या है? उनका तो सिर्फ यही काम है कि अगर हमला हुआ तो करने का है, अगर हमला हुआ ही नहीं तो क्या करेंगे ये सेल्स? तो ये अपने सेल पर ही अटैक करने लगते हैं। तो if directly infected people are getting reinfected, how vaccine will work? This is also true। रीइंफेक्शन होता है इसका मतलब ये है कि प्रतिकारक क्षमता बढ़ी नहीं, ये हम उसके अनुसार हमारा सैन्य निर्माण कर रहे हैं। जब हम नेचुरल इम्यूनिटी की बात करते हैं तो फाइगोसाइटोसिस उनका कहना है, तो हमारे डब्ल्यूबीसी उस जंतुओं पर आक्रमण करके उनको मार देते हैं। इस प्रकार के एंटीबॉडीज शरीर में निर्माण होती है नहीं होती ये अलग चीज हो, लेकिन हमारे डब्ल्यूबीसी सेल्स इतने ताकतवर होंगे कि वो उस प्रकार के इन्फेक्शन को खत्म कर दें। ये जैसे कि हमारा एक अलग सैन्य निर्माण करना है जो केवल उस एंटीजन के लिए, उस जंतु के लिए है। और अगर वो जंतु सामने नहीं है तो वो क्या करेंगे? डब्ल्यूबीसी तो हमारे नॉर्मल सेल है, तो वो अगर सशक्त हो जाएंगे, नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो किसी भी प्रकार का आक्रमण हो तो वो उसके लिए काम कर सकेंगे। लेकिन ये स्पेसिफाइड पर्पज से किया हुआ इस प्रकार का है तो ये प्रॉब्लम कर सके। वैक्सीन में हैव टू डू सम जेनेटिक चेंजेस इन आवर बॉडी, देन ओनली इट विल वर्क। Genetically modified human GM, like GM crops, ये मालूम नहीं है। अगर इस प्रकार का है तो ये गंभीर मामला है। अगर इन जीन्स पे काम करते हैं इस प्रकार से, ये देखना चाहिए एक बार। इनका कहना जो है कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन आने के बाद स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया इस प्रकार से, और उसके एविडेंसेस वगैरह है। अभी ये टेम्पररी फेज है या पूरी तरीके से उसका खात्मा हो गया, ये थोड़ा देखना चाहिए। क्योंकि अगर 50 बरस के बाद भी स्मॉल पॉक्स वापस आता है तो ये केवल डिसीज फ्री इंटरवल रहेगा। जैसे कि कैंसर में देखा जाता है, डिसीज फ्री इंटरवल बोलते हैं कि पूरी तरीके से कैंसर का खात्मा नहीं हुआ, लेकिन अभी डिसीज फ्री इस प्रकार का स्टेज है इस प्रकार से। उसी प्रकार से कॉलरा नष्ट हो गया ऐसा कहना था, लेकिन कॉलरा फिर से वापस आ गया। कॉलरा के मरीज अभी कम मात्रा में मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं इस प्रकार से। टाइफाइड फिर से वापस आ गया। ये भी सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये जो क्लोराम्फेनिकोल जो आया था, उसको जब रेजिस्टेंस निर्माण हुआ तो टाइफाइड फिर से वापस आया, फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन आया, अभी उससे हो रहा है। एकेटी के बारे में भी ऐसा ही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और रिफेम्पिसिन, ये जो दो दवाएं थी उससे काफी कंट्रोल हो गया था, लेकिन उनको रेजिस्टेंस हो गया। फिर 3 ड्रग, 4 ड्रग, 5 ड्रग, 6 ड्रग, 7 ड्रग, उसमें अभी केमोथेरेपी भी ऐड कर दी है। तो इस प्रकार से 7 ड्रग थेरेपी अभी चलती है, और फिर भी HIV होने पर रेजिस्टेंस हो जाते हैं। HIV के जो मरीज ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण दिखाते हैं वो मर जाते हैं इस प्रकार से। तो ये तरीका ही नहीं है नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाना, यही अच्छा तरीका है। और नेचुरल इम्यूनिटी तभी बढ़े जब हम रसायन का सेवन करें। अभी आज मैं आचार रसायन के बारे में बात कर रहा था सुबह, कल भी किया था, आज भी किया था, शायद 2-3 दिन चलेगा, लेकिन काफी श्लोक है। तो इस प्रकार का आचार रसायन हम करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, नेचुरली बढ़ेगी, और फिर ये मुसीबत नहीं आएगी। अभी जो हम ये वर्कशॉप लेने वाले हैं 11 तारीख को,
बिल्डिंग इम्यूनिटी नेचुरली, यही उसका मकसद है। और खास करके बीएमएस लोगों के लिए ले रहे हैं जो दिनचर्या वगैरह नहीं पालते हैं या ऑर्गेनिक फूड का सेवन नहीं करते हैं, उनके हिसाब में इसका महत्व कितना है ये समझाने के लिए ये वर्कशॉप इस प्रकार का है। तो आप में से जो इंटरेस्टेड है वो तुरंत रजिस्ट्रेशन उसमें करें, क्योंकि 20 से कम ज्यादा लोग नहीं लेने वाले हैं इस प्रकार से। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है वो नेचुरली बढ़ानी है। ये वैक्सीन वगैरह से जरिए एक पर्टिकुलर थिंग के लिए, रोग के लिए इम्यूनिटी निर्माण करेंगे, अगर मानकर चलते हैं कि उससे इम्यूनिटी निर्माण होती है इस प्रकार, तो भी वो सिर्फ उसके लिए है। बाकी रोगों के लिए क्या, नए नए रोग आते रहेंगे और फिर इस प्रकार के एपिडेमिक पैंडेमिक होते रहेंगे। तो अगर हमें खुद को और समाज को बचाना है तो नेचुरल इम्यूनिटी ही आंसर है। उसमें ये शंका नहीं है कि इसमें हमारे ऊपर निर्बंध आ जाते हैं, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, समझ आ गई स्वप्नम वगैरह वगैरह जो बातें इसमें बताई गई है, नित्यं क्षेरुताशनम वगैरह वगैरह इस प्रकार से, सत्यवादीनम अक्रोधम विवृतम मध्य मैथुना वगैरह जो बातें बताई गई है वहां पे, आचार रसायन, वो सभी हमें करने हैं इस प्रकार से। और इस प्रकार का रसायन सेवन करते रहेंगे तो धातुओं का बल अच्छा रहेगा, और फिर कोई भी आक्रमण है तो हम उसका प्रतिकार कर सकेंगे, मुकाबला कर सकेंगे। तो इसमें एक अहम चीज ऐसी है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं यह हमें निश्चित करना है। एलोपैथी इज ड्रिवन बाय फार्मेसी, तो उनके लिए वैक्सीन खोजना, वैक्सीन का प्रचार प्रसार करना, उससे पैसे पाना, यही मकसद है। इसमें पैसा नहीं है, लाइफस्टाइल के बारे में बताकर आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला इस प्रकार से। और लाइफस्टाइल का अंगीकार करने से जो फायदे होंगे वो अलग ही चीज है। दीर्घायु, दीर्घमायु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुण वया, ये रसायन सेवन के फायदे हैं। तो अगर हम इस प्रकार का रसायन का सेवन करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं, तो ये सभी फायदे हमें मिलेंगे और बगैर कुछ खर्च के इस प्रकार से। लेकिन लोगों की मानसिकता ऐसी है ना कि हम दवा ले लेंगे बस, ट्रीटमेंट और मेडिसिन इसमें कुछ फर्क नहीं है, मेडिसिन ट्रीटमेंट बन गया। वास्तव में ट्रीटमेंट ये तत्व ज्ञान होना है कि क्या किस प्रकार से करना है, जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ये ट्रीटमेंट है, और केमोथेरेपी, रेडिएशन ये उसका एक तरीका है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल करने का। उसी प्रकार से शमन करना है, रसायन करना है, पाचन करना है, ये ट्रीटमेंट है। फिर पाचन में शुंठी दे या चित्रक दे या और कुछ दे, ये अलग चीज होगी। रसायन में गुड़ुची दे, सुवर्ण दे या और कुछ दे, ये अलग चीज होगी, लेकिन मेन ट्रीटमेंट रसायन करनी है। तो अगर हम भली भांति उसके बारे में जानेंगे, सोचेंगे, तो ये बात हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स वे काफी है, जैसे मैंने जुवेनाइल डायबिटीज से लेकर ये सभी एसएलई वगैरह वगैरह, रुमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, ये सभी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स इस प्रकार के हैं। तो उसमें विरुद्ध सेवन का विचार करेंगे। देह धातु भी विरोधम आपद्यते, देह धातुओं से उनका विरोध हो जाता है। जो शरीर में इस प्रकार के भाव निर्माण होते हैं, द्रव्य निर्माण होते हैं, जिनका देह धातुओं से विरोध होता है, तो उनको वैरोधिक इस प्रकार से कहते हैं। और इनका कारण ये संयोग है, गुण है वगैरह, परस्पर गुण विरुद्धानि कानिचित, गुण विरुद्ध भी होते हैं। बलिनाम मिथो गुणानाम समतया विषमतया त्रिभय था, अष्टांग संग्रह में जो स्टैंजा ये है वो सम है तो भी, विषम है तो भी, उभय था भी, इस प्रकार के विरोध होता है। वैक्सीन इक्वल टू कोविड, irreversible genetic damage, a crime against humanity, posted on GSVC। लेकिन इसका मूल आधार जो है वो भी दे दो, जहां से तुमने ये रेफरेंस लिया है। और फिर इसका प्रचार प्रसार होना जरूरी है। अभी लोग इसी आशा में है कि बस वैक्सीन आ जाए और हमें कोविड-19 से मुक्ति मिल जाए, हम फिर से अपनी मर्जी से खाना पीना करेंगे, टहलना करेंगे, कुछ भी करेंगे।
ये मुझसे कोविड-19 नहीं होने वाला इस प्रकार का करने से काम। तो ये काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का है। अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन आ गया और एक पर्टिकुलर लार्वा के लिए उसका निर्माण किया गया था, लेकिन वो फेल हो गया। और इस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पर भी वो निर्माण हो गई लार्वा इस प्रकार से। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड होने से ये बदल जाएगा, ऐसा जो कहना है वो सही नहीं है, वो निसर्ग के खिलाफ है। तो हम निसर्ग के खिलाफ नहीं जाना चाहिए हमें। हम निसर्ग का एक अंश है और हमें निसर्ग के अनुसार ही चलना है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त को पकड़कर काम करना है। एक मैंने वो दिलीप कुलकर्णी का इंटरव्यू सुना था। दिलीप कुलकर्णी और पूर्णिमा कुलकर्णी जो एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो उनका एक कहना था, एक मुद्दा था अहम, कि शक्ति का कम से कम इस्तेमाल होना है। तो जो नेचुरल शक्ति मिलती है सूर्य की दिन भर में, उसी में काम करना है। शाम को सूर्यास्त होने बाद सभी काम समेट लेना है और सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है। तो इन ट्यून विद नेचर ये मैं बताता था कि सूर्योदय और सूर्यास्त हमारे हिसाब में काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार के हैं और हमें दिन में काम करना है। इलेक्ट्रिसिटी का जो एक सबसे बड़ा नुकसान उससे हुआ है, वो रात्रि दिन में बदल गई। पहले जमाने में जब हम दिए जलाते थे तो इतने सारे तरीके के काम नहीं कर पाते। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक दोनों तरीके से पूरे रात भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए 3 शिफ्ट्स हो गए कारखाने में इस प्रकार से। तो हमारी लाइफस्टाइल ही पूरी चेंज हो गई कि जो निसर्ग के नियमों के अनुसार इस प्रकार की थी और उससे इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहती थी, नैसर्गिक बल हमें मिलता था, वो मिलना ही बंद हो गया इस प्रकार से। और फिर जो बीमारियां हुई उसको हमने किस प्रकार से कंट्रोल में रखना है यही सीख लिया। शुगर कंट्रोल करो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, वगैरह वगैरह। उसको ठीक करना ही नहीं है, उसको मूल रूप से सुधारना ही नहीं है। बस जन्म भर फार्मेसी को पैसे देते रहने हैं इस प्रकार। उससे क्या क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं उसके बारे में सोचना नहीं। ये अजीब तरीका है, ये कार्य कारण भाव का ही ठुकराना है इस प्रकार से। तो अगर हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें फिर से निसर्ग की तरफ ही जाना पड़ेगा, नैसर्गिक जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। और तभी हम केवल इस प्रकार से कोविड-19 से नहीं बच पाएंगे, अभी तो कैंसर वगैरह जो बाकी भी अन्य बीमारियां हैं या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स वगैरह है उनसे भी बच पाएंगे। तो जनरल इम्यूनिटी डेवलप करें, ये सबसे अहम है और ये बचपन से आरंभ करें। अभी वैक्सीनेशन का जो मारा है वो बचपन में बहुत ज्यादा है इस प्रकार से। और लोगों की भी ये राय है, अगर ये हम नहीं करेंगे तो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा और फिर कैसे हम उसको संभालेंगे इस प्रकार से। जनरल इम्यूनिटी की बात ही नहीं है, आप कितने वैक्सीन दे देंगे इस बच्चे को। हाँ, उसके बजाय एक ही जनरल इम्यूनिटी का हम प्रचार प्रसार करते हैं, चाहे स्वर्ण प्राशन हो, हर रोज करते हो या पुष्य नक्षत्र पे करते हो इस प्रकार से। ब्रेस्ट मिल्क देना है, सबसे अहम ये है, मातृत्व पिबेत स्तन्यम ये बताए गए हैं। और माता को बंधन पालने हैं। आगे माता बोलती है कि मैं वो सब कुछ खाऊंगी, वड़ा पाव भी खाऊंगी, पाव भाजी भी खाऊंगी और मैं बच्चे को दूध भी दूंगी। कैसे चलेगा ये? हाँ, अगर उसकी इम्यूनिटी खुद की नहीं है तो वो इम्यूनिटी बालक के ऊपर कैसे जाएंगे, बालक में कैसे ट्रांसफर हो जाए? तो ये जो सभी हो रहा है अभी परिवर्तन, उसके बारे में बहुत गहराई में जाकर सोचना है। वहीं पे अगर इम्यूनिटी अच्छी बिल्डअप हो जाती है, माँ का दूध कम करने के बाद देसी गाय का दूध आरंभ करते हैं, देसी गाय का घी आरंभ करते हैं और शुरू से ही अच्छी आदतें डालते हैं, तो ये बढ़ेगी। और युवावस्था में फिर व्यायाम वगैरह करेंगे, योगाभ्यास करेंगे और नैसर्गिक जीवन शैली का अवलंबन करेंगे तो समाज स्वस्थ हो जाएगा, समाज स्वस्थ रहेगा। तो पब्लिक हाइजीन, हाँ, इसके बारे में जो एलोपैथी में अभी ज्यादा जिक्र इस प्रकार का किया गया है।
प्रिवेंटिव मेडिसिन इस प्रकार से, उससे कई गुना ज्यादा आयुर्वेद का स्वस्थ का अच्छा है। वो सिर्फ ऐसा है कि इंडिविजुअलिस्टिक है, हर आदमी को वो करना है, अपने आप करना है इस प्रकार से। लेकिन एक एक आदमी करके करेंगे तो समष्टि बन जाएगी, पूरा समाज इस प्रकार में काम करने लगेगा और सभी आरोग्य संपन्न समाज समाज आरोग्य संपन्न इस प्रकार का होगा। तो ये काफी अहम इस प्रकार की बात है और इसके बारे में विचार विमर्श होना ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। तो मैं समझता हूँ कि जो अभी बीएमए से ऊपर एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका अपने सेहत के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं है और गंभीर बीमारियां होती रहती है इस प्रकार से, उनमें मत परिवर्तन लाने के लिए ये वर्कशॉप का आयोजन, इस प्रकार का कार्यशाला का आयोजन है। उनमें अंजन डाले उनके नेत्र में कि जागे हो जाओ, अभी अभी जग जाओ, बाद में पछताने की नौबत नहीं आएगी इस प्रकार से। और हमारे जो वैद्य है, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले हैं, बुजुर्ग हैं, उनके बारे में भी ये काफी मुश्किल हो गया है। वो समझते हैं लेकिन करते नहीं है। हाँ, मुझे दिनचर्या अच्छी रखनी चाहिए ये मालूम होता है, फिर भी उसके अनुसार काम नहीं होता। या मुझे ऑर्गेनिक ही खाना है, नैसर्गिक खाना है, जानते हैं, मुझे नियमित रूप से योगाभ्यास करना है, व्यायाम करना है, जानते हैं, फिर भी क्या नहीं जाता। और फिर फुर्सत नहीं मिलती, ये कॉमन बताया जाता है कि ये फुर्सत नहीं मिलती। तो सबसे अहम है सुबह जल्दी उठना। अगर सुबह जल्दी उठना आरंभ करेंगे, रात को इसके लिए जल्दी सोना है और फिर व्यायाम और योगाभ्यास के लिए जरूर समय मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि समय नहीं मिल सकता इस प्रकार से। और फिर ये सेंद्रिय अन्न वगैरह जो नैसर्गिक अन्न, उसके बारे में सोचना है। तो इस प्रकार से करेंगे तो आरोग्य संपन्न रहेंगे, लोगों के लिए आदर्श इस प्रकार के बनेंगे। तो ये सबसे अहम चीज है कि हम विरोधी भावों के बारे में सोचे और शायद ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को इसमें लेकर विरुद्धान्न के लिए जो ट्रीटमेंट बताई गई है उसका भलीभांति इस्तेमाल यहाँ पे करें, वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। परस्पर गुण विरुद्ध हानि कानिचित, एक दूसरों के विरुद्ध कुछ होते हैं इस प्रकार से। तो जो हम संयोग इस प्रकार कर करते हैं, दूध और मत्स्य, ये जो संयोग बताए गए हैं परस्पर विरुद्ध है, वो अंदर जाकर क्या करेगा ये एक अलग चीज रही। उष्णा मत्स्यापय शीतम, तो मत्स्य उष्ण है और दूध शीत है, तो इनका कॉम्बिनेशन अगर बन जाए तो ये कठिन परिस्थिति इस प्रकार की होगी। कानिचित संयोग, संयोग से कुछ इस प्रकार के विरुद्ध बन जाते हैं, जैसे कि दूध और फल, दूध और मत्स्य, दूध और अम्ल रस वगैरह वगैरह, ये जो संयोग पाए जाते हैं, चाहे शिकरण वगैरह इस प्रकार की बात हो, चाहे फ्रूट सैलेड हो, मिल्क शेक्स हो, ये सब विरुद्धांग इस प्रकार के होते रहेंगे। देहधातुर विरोधी जे पदार्थ पाचन करणे आठवणीला अवघड किंवा अशक्य आहे, असे आहे की त्या पदार्थात तो पाचन अंश नसल्याने घडते। बताना मुश्किल है कि क्या स्थिति इसमें रहेगी इस प्रकार से। इनका परिणाम स्वरूप जो होगा वो इस तरीके से होगा कि शरीर में ऐसे भाव बनेंगे। आहार का मतलब होना है कि उस देह धातुओं में परिवर्तन हो जाना, जो नित्य क्रिया में देह धातुओं का क्षय होता रहता है। जो भी हम काम करते हैं उसमें ये द्रव्य खर्च हो जाता है और उसकी आपूर्ति आवश्यक है, इसलिए आहार लेना जरूरी है। सभी जीवों के लिए आहार लेना जरूरी है। उस आहार में उसका एक अग्नि रहता है,
और वो उसका पचन करता रहता है। जब बाहर पदार्थ पक्व हो जाते हैं या फिर सड़ने लगते हैं, पाक ज्यादा हो गया, मसाला चहा मध्ये मीठ लाल तिखट असे घालतात, तो विरुद्ध आहार है, ये मैंने पहली बार सुना। नमक भी डालते हैं और तीखा भी डालते हैं, तो नमक तो निस्संशय विरुद्ध होगा। वैसे शुंठी वगैरह डालते हैं, दालचीनी डालते हैं, ते कटुरसात्मक ठीक है। तिक्त कषाय रसात्मक, चाय की जो टेस्ट है वो तिक्त कषाय इस प्रकार की है। कटु रस से फायदा नुकसान नहीं होगा, लेकिन दूध डाल रहे हैं तो लवण रस डालना बेकार है। तो ये जो आहार इस प्रकार का विरुद्ध आहार जो कहलाएगा, उसका अगर हम सेवन करते हैं तो उससे जो भाव शरीर में बनेंगे वो धातुओं में परिवर्तित नहीं होंगे, बल्कि धातुओं के विरोध में स्थित रहेंगे। ये सबसे आम है। देह धातु भी विरोधम आपद्यन्ते, उनसे विरोध करते रहते हैं और वहीं पे रहते हैं। तो आहार अपन जब किंचित अहिताय उद्बुद्धते, इस प्रकार का जो अहित इसमें कर देता है और बाहर नहीं निकाला जा सकता, वो सब विरुद्ध इस प्रकार का कहा गया है। तो इस प्रकार से करने से ये शरीर में इस प्रकार के भाव निर्माण होते रहेंगे जो हमारे धातुओं के विरोधी इस प्रकार के हैं। शायद ये हर द्रव्य में स्थित जो अग्नि है, ये एक अलग ही विचार है, अभी मेरे ध्यान में आया वो, कि संयोग करते हैं, संस्कार करते हैं और उससे एक अन्य द्रव्य इस प्रकार का बन जाता है। हर द्रव्य का अलग अलग अग्नि है, वो जब दोनों मिल जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उन अग्नियों के बारे में क्या होता है? जैसे कि उष्ण और शीत वीर्यात्मक द्रव्य इकट्ठा किए प्रकार से, तो एक की पाचन क्षमता उस प्रकार के द्रव्य को पचन करने के, दूसरे की दूसरे प्रकार के द्रव्य को पचन करने की है। ये दोनों एक दूसरे से विरुद्ध है। जब संयोग कर दिया तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उससे किस प्रकार का उन दो द्रव्यों के संयोग का अग्नि बनेगा। तो ये काफी दिलचस्प इस प्रकार की बात होगी अगर हम उसको समझ पाएंगे इस प्रकार से। संस्कार से भी होता है ऐसा आगे का सूत्र है, संस्काराद प्राणी। तो तप्तन दधि वगैरह इस प्रकार के जो संस्कार बताए गए हैं, कि दही को अगर हम गर्म करते हैं तो विरुद्ध संस्कार इस प्रकार का हो जाता है। तो या काढ़ा बनाते समय उसमें शहद डालना, ये काफी अपने आप करके एक सीरियल थी टीवी में, इसमें बहुत सारी इस प्रकार की गलतियां दिखाते थे। कि काढ़ा बन रहा है उसमें शहद डालो इस प्रकार की। तो ये संस्कार विरुद्ध है और उसको हमें भली भांति जानना है। ये एक आवश्यक रहेगा, और फिर उसके बारे में कैसे सोचेंगे। एक प्रचार प्रसार ऐसा होना है कि ये नहीं करना है। यहाँ अग्नि आने कार्यकारी कार्य शक्ति लेंगे द्रव्य के संदर्भ में, नहीं, कार्य शक्ति अलग है, ये अलग चीज है। स्वाग्निपच्यमान ऐसा उनके बारे में कहा गया है, उनका खुद का एक अग्नि होता है, उसके उसका पचन होता रहता है। जैसे कि कच्चा आम हम ले लेंगे तो उसमें शुरू में कषाय रस थोड़ा ज्यादा इस प्रकार का है, फिर अम्ल होता है, फिर अम्ल मधुर होता है, फिर मधुर होता है, और उसके आगे चला जाए तो वो मधुर रस में भी सड़ा हुआ आम इस प्रकार का होता है। ये अगर हम बाहर रखते हैं, उसको घास
में रखते हैं तो ये प्रक्रिया जरा जल्दी होती है, अच्छी होती है, इसमें फिर भी नेचुरली होती है इस प्रकार। अब इस आम को हमने सेवन किया, चाहे कच्चे आम का सेवन किया, चाहे चाहे पके आम को सेवन किया, तो उसमें उसका अग्निस्थित है ही। जाठराग्नि संदीक्षित बल, जाठराग्नि का बल जब उनको प्राप्त हो जाता है और शरीर का माध्यम प्राप्त हो जाता है, तो उसकी परिणमन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। फिर उसके बारे में जो गुणधर्म अगर शरीर में ग्रंथों में जो बताए गए हैं वो काम करने लगे, कि मांस शुक्र बल प्रद वगैरह इस प्रकार का जो पक्का आम इस प्रकार का है, कच्चा आम जो है कफपित्त प्रद इस प्रकार का है वगैरह। तो उसका खुद का पचन होता रहता है और उसको बल मिलता है जाठराग्नि या धात्विक या भूताग्नि का, और वह अपने आप को पचन करता रहता है इन द्रव्यों, इन अग्नियों की सहायता से। तो ये कार्यकारी शक्ति अलग है, उसमें जो कार्य होगा जिसको हम एक्टिव प्रिंसिपल वगैरह कहेंगे, या किंचित रसेन कुरुते कर्म पाकेन च अपरं गुणांतरं वीर्यं व्यतिरेकेण न प्रभावेण किंचन। तो ये कार्यकारी शक्ति है, और ये अग्नि खुद का है जो उसका पचन करता रहता है इनका जाठराग्नि वगैरह से सहायता लेके और शरीर के माध्यम से। But immunity is the key to maintaining immunity. Society needs to understand this. Modern medicine is looking only at the end product like antibodies. They do not focus on the actual controlling factor for the mental health also plays a vital role in immunity. Differential approach by a patient towards pain or disease in one such example. तो सही है, जो बल बताया गया है सर्जन कालजन युक्ति प्रपंच इस प्रकार का, तो सहज माता पिता से प्राप्त होता है, काल जो है काल से होता है, बल ये युक्तिकृत जो है वो हमारे ऊपर निर्भर है। और इसमें भी ये मन कैसा है, प्रवर है, अवर है, मध्यम है, इसके आधार पर भी हम सिचुएशन का सामना किस प्रकार से करेंगे ये डिपेंड रहता है। और अभी जो भय का माहौल क्रिएट किया गया है, खड़ा किया गया है, वो सबसे अहम। मृत्यु जो हो रहे हैं वो माहौल की भीति के माहौल से हो रहे हैं, और जब हम लोगों से बात करते हैं वो लोग इतने घबराए गए हैं कि मुझे कोविड हो गया, मैं जीने वाला नहीं, मैं क्या करने वाला हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये भय का माहौल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ये सबसे अहम चीज है। मरिनेशन प्रोसेस मध्ये भाज्यांना दही लावतात, केक करताना दही लावून बेक करतात, मलाई मेथी मध्ये दूध दही साय घालून मॅच करतात, ये है। और ये अच्छा नहीं है। अगर हम आयुर्वेद का एक खाना खजाना चैलेंज शुरू करते हैं तो पूरा पूरा प्रचार प्रसार इसका हो जाएगा। हमारे ग्रंथों में जो रेसिपीज दी गई है उनके बारे में जिक्र करना है, उनको बना के दिखाना है। और सर्वामध्ये ताक रिप्लेस केलं तर बऱ्यापैकी चविष्ट होऊ शकते, ठीक है। ये भी एक देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। फ्रीज मध्ये असलेल्या शैत्याने द्रव्यातील अग्नी अभिभूत होतो म्हणून ते द्रव्य जास्त दिवस टिकतात, ये सही है। तो बाह्य शैत्य के कारण वो जो पचन उसका होने वाला है वो मंद होता हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स काम करते हैं, एक काल भी काम करता है और अग्नि भी काम करता है। तो काल को हम तो टालते नहीं है, फ्रिज में 2 दिन 4 दिन, और डीप फ्रिज में महीने 2 महीने 4 महीने बरस इस प्रकार के रख सकते हैं लोग। तो फिर भी काल का परिणाम होता ही है, ऐसा नहीं है कि ये शैत्य के कारण जो है वो हम उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं। पर लेकिन काल तो होता ही है, तो उसका परिणाम होने वाला ही है। Had come across a case where patient had developed sudden hyperthyroidism after taking case Hetu was taking honey with hot water every day. After discontinuing Hetu and giving some Pitta
Pachak, he became fine. Nowadays, there are so many Viruddha Ahara Hetu in society every day, which is causing this so-called autoimmune storm in small quantities every now and then. Nobody looks at this storm because it is silent, but when it transforms into a big one, then end products is a big disease like cancer or psoriasis or arthritis or IBS. आयुषची ट्रॅडिशनल रेसिपी बुक सध्या खूप सर्क्युलेट होते सोशल मीडियावर. ये बुक है या फिर ऑनलाइन कुछ है और किस भाषा में है? तो ठीक है, अगर वो क्या है एक बार देख लेंगे, ज्यादा बेहतर है. लेकिन क्षेम कुतूहलम, भोजन कुतूहलम, ये निघंटु रत्नाकर, योग रत्नाकर, भाव प्रकाश, इन सभी में इसके बारे में जिक्र है और उनको हम प्रचलन में लाने की कोशिश करें. जैसे कि रसाला है, जैसे कि ये स्मृति वगैरह इस प्रकार के कुछ है, दुग्ध कूपिका करके एक ये गुलाब जामुन जैसा है वगैरह वगैरह. पीडीएफ आहे इंग्लिश मध्ये आहे. ओके, सो देन पाठवलेली आहे. ओके फाइन. सो इस प्रकार से अगर हम प्रचार प्रसार करेंगे तो मेरे ख्याल में आयुर्वेद का एक अगर चैनल शुरू हो सकता है अलग चैनल कि जो आयुर्वेद के लिए डेडिकेटेड हो और अच्छे लोग हो, जो शास्त्र को भली भांति समझने वाले इस प्रकार के लोग हो, तो शायद इसमें एक खाना का गाना इस प्रकार का कार्यक्रम हो सकता है. जैसे मैंने एक तो आई शुडंट बी अलाइव इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम उसमें हो सकता है कि रियल केसेस जिसमें मरीज मरने वाला था और उसमें से बाहर आया, इस प्रकार के चाहे कौन सा भी डिसीज हो, विथ एविडेंसेस इस प्रकार के साथ अगर दिया जाता है. दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में बातें होती रहेगी, खाने पीने की चीजों के बारे में बातें होती रहेगी इस प्रकार से. और शायद स्वस्थवृत्त के बारे में पूरी जानकारी धीरे 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 देते रहेंगे, तो ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा और फार्मास्यूटिकल कंपनी इसमें सपोर्ट कर सकती है. अगर रसायन औषधों के बारे में हम बताते रहते हैं, ये तेल वगैरह के बारे में बताते रहते हैं, अभ्यंकर वगैरह वगैरह, तो फार्मेसी उसको सपोर्ट करेगी क्योंकि उसमें उनका फायदा है. तो शायद इसके बारे में सोचे. हनी बॉइल्ड इन हॉट वाटर इज गिवन फॉर homicidal purpose. New technique were difficult to find evidence. Homicidal purpose. ओके. त्यामध्ये बनाना स्मूदी रिसाइट सांगितली आहे, बट ते विरुद्ध आहारात येईल का? अगर दूध डालते हैं तो विरुद्धार में आएगा, दूध नहीं डालते हैं तो विरुद्धार में नहीं आएगा. ये स्मूदी का भी काफी प्रचलन है. प्रमोद त्रिपाठी ने डायबिटीज के बारे में स्मूदी का अभ्यास किया है और ये फिर पालक वगैरह ऐसे कुछ चीजों को लेकर बताते रहते हैं. तो वो तो दूध का विरोध करते हैं, किसी भी दूध का विरोध करते हैं, ये एक अलग चीज है. वो जानते नहीं है एवन और मिल्क के बारे में. लेकिन अगर स्मूदी में दूध नहीं डालते हैं तो आपत्ति नहीं है. अगर दूध डालते हैं केले के साथ तो ये आपत्ति हो सकती है. फिर भी हमारे हिसाब में केला देना है नहीं देना है, ये इसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी पड़ेगा. और ज्यादातर ऐसी चीज है कि हमारा व्यक्ति सापेक्ष है की किस व्यक्ती के लिए क्या होगा, ये उसके बारे में सोचना पडेगा. आयुर्वेदात सांगितलंय त्याप्रमाणे पापड करण्याचा प्रयत्न केला, पण मला इतके चविष्ट जमले नाही. ठीक है, विक्स फॉर्मूला 44 जैसा है. पहले 43 फॉर्मूला व्यर्थ हो गए, फॉर्मूला 44 यशस्वी होगा. उसी प्रकार से ये करते रहना है और फिर सिद्धि हो जाएगी. किसी दिन की सिद्धि हो जाएगी इस प्रकार से. तो ठीक है, मेरे ख्याल में उसके लिए लेकिन प्रयास करते रहना बहुत जरूरी
इस प्रकार का है। अगर इस प्रकार से हम लेके जाना चाहते हैं, इस प्रकार के टीवी चैनल में ये भी हम सोच सकते हैं कि बच्चों के लिए खाना क्या देना है। ये सबसे बड़ी समस्या है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है वगैरह के बारे में हम सोच सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं भी बात करूंगा टीवी वालों से, और इस प्रकार का कुछ हो सकता है क्या, इसके बारे में सोचेंगे, शायद ये हो सकेगा। और बहुत ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकेंगे, ये एक उसमें अहम चीज रहेगी। तो संस्काराद प्राणी देशकाल मात्रा विशिष्ट प्राणी, देश काल और मात्रा इनसे भी कुछ विरुद्ध इस प्रकार के हो जाएंगे, और तथा स्वभावद प्राणी, और स्वभाव से ही कुछ विरुद्ध इस प्रकार के होंगे। तो लकुच फलम वगैरह इस प्रकार के जो है स्वभाव से ही विरुद्ध है, या पाणित वगैरह इस प्रकार के जो है, इनके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। तो ठीक है, कल इसको आगे लेकर जाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यान व्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।